नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी भाषा के प्रैक्टिस पेपर की, बात करेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र की बात करेंगे। और ये अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर आपका 6 है बाय जायसवाल सर। और इसमें आपके ग्रामर के कुछ क्वेश्चन लेंगे और आपके 15 बेहतरीन शिक्षा शास्त्र के प्रश्न लेंगे, जैसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। बाकी सभी अभ्यास प्रश्न पत्र चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेज, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न पत्र की लिंक मिल जाएगी। चलिए, सभी लोग तैयार हो जाइए इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए और स्कोर अपना अपना फीडबैक करने के लिए प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया कि मनुष्य आज किन किन समस्याओं का शिकार है? विज्ञान की उपलब्धियों का, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का, भौतिक समस्या का, अपराध वृद्धि की समस्या का। सभी कमेंट कीजिएगा। मनुष्य आज जो है किन किन समस्याओं का शिकार हो रहा है? तो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का शिकार हो रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर है? भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? सभ्यता का विकास कर रहा है, मूल्यों का विकास कर रहा है, विवेक और ईमानदारी को त्याग कर रहा है, या ऐश्वर्य की प्राप्ति कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? तो आप जानते हैं विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है। जी हाँ, भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए, भौतिक स्तर कहते हैं ना, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत पहचान है, ठीक है। ऐसे करने के लिए विवेक और ईमानदारी को आदमी त्याग कर रहा है। आजकल के मनुष्य की बात करें तो भौतिक स्तर से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य क्या कर रहा है? विवेक और ईमानदारी को त्याग रहा है। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है कि नैतिक मूल्य क्या होता है? सदाचार, कर्तव्य परायणता, त्याग, भौतिक स्तर से ऊंचा उठना, सभ्यता का विकास करना, सफलता प्राप्त करना। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है गवर्नमेंट एग्जाम की फतेह करना, सिलेक्शन पाना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना। तो साथियों, नैतिक मूल्य क्या होता है? तो नैतिक मूल्य सदाचार, कर्तव्य परायणता और त्याग होता है। इसी को नैतिक मूल्य की बात करते हैं, ठीक है। नैतिकता की बात की जाती है उसकी, जिस व्यक्ति के पास सदाचार होता है, कर्तव्य परायणता होता है और त्याग भी होता है, वह व्यक्ति नैतिक मूल्य की बात करते हैं। और नैतिकता की बात की जाती है तो कोहलवर का नाम जिक्र आ ही जाता है। आइए बात करते हैं चौथे प्रश्न की। आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा क्या कहती है? जी हाँ, आधुनिक मनुष्य की जो प्रबल इच्छा है वह क्या कहती है या क्या रहती है? विकास करना, शाद को पाना, अपराध करना, या उचित अनुचित की चिंता ना करना। तो बहुत अच्छे भली भांति से आप लोग जानते हैं कि आधुनिक मनुष्य की प्रबल इच्छा जो रहती है वह है शाद को पाना। किसकी? शाद जो साधन है, ठीक है। हम ही चाहते हैं मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, नौकर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? मतलब आधुनिक मनुष्य की, यानी आज के मनुष्य की अगर हम देखें, प्रबल इच्छा क्या रहती है? शाद को पाना, ठीक है। संसाधन, ये कहते हैं ना, संसाधन संपूर्ण होना, वैसे ही साध को पाने की बात करेंगे। आइए बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है? नैतिक मूल्य, अपराध वृत्ति, ऐश्वर्य, या भौतिक सुख सुविधाओं की बात करें। यह आपके अपडेट गद्यांश से लिया गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और इस प्रश्न का फीडबैक आपका क्या रहा है? राइट आंसर क्या हो जाए? किन चीज़ों को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है। सभी लोग जानते हैं नैतिक मूल्य की त्याग कर समाज के सुख की कामना व्यर्थ कहलाती है। नैतिकता की बात करेंगे तो नैतिक मूल्य को त्याग कर समाज के सुख की कामना करना व्यर्थ है, क्योंकि नैतिकता में ही सब कुछ होता है, ठीक है। अगर देखिए कुछ भी हो, अगर लाज शर्म है तो वो एक हमें अलग ही एट्रैक्टिव दिखाती है, ठीक है। लाज या शर्म की बात करें, ठीक है, सब अपने अपने शब्द में एक अलग ही होती है, सबकी अपने रिलेशन गरिमाएँ होती हैं, सब एक अच्छे समय पर अच्छी चीज़ें भी लगती हैं, ठीक है, हर एक समय पर अच्छी लगती हैं। तो अब यहाँ पे बताइए, ग्रामर की बात करेंगे। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, मध्य में, अंत में कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि उपसर्ग का प्रयोग क्या होता है?
शब्द के क्या होता है, पहले होता है, और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में होता है, और शब्द के बीच में क्या होता है, उसकी क्या होती है, मूल धातु होती है। ठीक है, बीच में धातु होती, बाकी पहले प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में उपसर्ग और अंत में आपका प्रत्यय होता है। बहुत इजीली क्वेश्चन था, आप सभी जानते, इतना तो जानते होंगे उपसर्ग कहाँ है, प्रत्यय कहाँ लगता है। ठीक है, 7वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक नहीं है। आप जानते हैं लोग, गण, वर्ग, ये तीनों समूह से संबंधित है, लेकिन घर जो है आपका समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक शब्द कहते हैं। इसमें घर जो है आपका ऐसा संज्ञा नहीं है कि जो समुदाय या समूह का बोध कराए, इसलिए घर जो आपका शब्द समूहवाचक पर नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, म्याऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है। खतरे में पड़ना, बोलते न देना या बोलने न देना, आधारहीन रहना या खोज प्रकट करना। तो आप सभी लोग जानते हैं म्याऊं का ठौर पकड़ने का अर्थ होता है खतरे में पड़ना। अर्थात मुहावरा का वाक्यांश है कि जो अपने वाचिक अर्थ का बोध न कराकर लाक्षणिक या व्यंगिक अर्थ का बोध कराता है और भाषा में सजीवता एवं अर्थ गौरव बढ़ाने में सहायक होता है, म्याऊं का ठौर पकड़ना मुहावरे का अर्थ है, अर्थात खतरे में पड़ने की बात करेंगे। 9 नंबर प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग। ठीक है, दूसरों के सुख के लिए अगर अपने सुखों का हम त्याग कर रहे हैं तो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, आत्मोत्सर्ग बोलेंगे, आत्मोत्सर्ग की बात करेंगे, आत्मसमर्पण, आदर्शवाद, आक्रांत। देखिए, एक शब्द का प्रयोग करना है दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग करना। जी हाँ, दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करना ही आत्मोत्सर्ग होता है। क्या कहा जाता है, आत्मोत्सर्ग की बात करेंगे। 10वां प्रश्न है, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक नए वर्ग को मान्यता दी है। वह छंद कौन सा है, वार्णिक, मुक्तक, विषम मात्रिक या सममात्रिक छंद, सभी बताइएगा। जी हाँ, विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद की एक अन्य वर्ग की मान्यता दी है, वह छंद आपका मुक्तक छंद है। बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, मुक्तक जो छंद है यह अस्तित्व में नहीं था, यह आधुनिक युग की देन है। प्रश्न आ सकता है आधुनिक युग की देन कौन सा छंद है, तो मुक्तक छंद है, और यह भक्ति काल का मुक्तक छंद है। और मुक्तक छंद नियमबद्ध नहीं होता है, ये केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्तक छंद की विशेषता होती है। क्या होती है, केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्तक छंद की विशेषता होती है। अगला ऑप्शन, इनमें से शुद्धवर्ती का चयन कीजिए। आश्रित, अनुसरण, अलौकिक, मस्तिष्क। तो आप सभी लोग जानते हैं शुद्धवर्ती जो दिया गया है, मुझे लग रहा है कि अनुसरण जो है यहाँ पे शुद्ध दिया गया है, बाकी सभी अशुद्ध दिया गया है, क्योंकि मस्तिष्क भी अलौकिक भी है, क्योंकि अलौकिक होता है, लौकिक नहीं होता। आश्रित भी आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है जो अनुसरण है बी ऑप्शन हमारा शुद्ध दिया गया है, बाकी सारे आपके अलग दे। देखिए, किसी भी भाषा शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है उसी क्रम उसी रूप में लिखने की रीति को वर्तनी कहा जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। साथियों, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं आपके भिखारी ठाकुर, विद्यापति, नागार्जुन या तुलसीदास। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध जो कवि कहलाते हैं वह कहलाते हैं विद्यापति। जी हाँ, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। इनका संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश एवं मातृभाषा मैथिली पर समान अधिकार था। विद्यापति की रचनाएं संस्कृत एवं मैथिली में मिलते जुलती हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है, अवधी है, ब्रज है, कन्नौजी है, करवी है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो तुलसीकृत विनय पत्रिका की जो भाषा है आपकी ब्रज भाषा है। ठीक है, बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। सभी प्रत्येक मित्र, प्रत्येक भाई बहन, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, एग्जाम को फतेह करना है, फतेह का तिरंगा लहराना है, तो प्रत्येक प्रश्न पे आप लोगों का फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। सभी कमेंट कीजिएगा। निम्न में से ओस का पर्यायवाची नहीं है। तो ओस का पर्यायवाची देखिए, आपका नोहार होता है, तुषार होता है, पाला होता है, लेकिन आपका अंशुक नहीं होता है। जी, ओस का पर्यायवाची अंशुक नहीं होता है।
किसी शब्द विशेष के लिए प्रयुक्त समानार्थक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। आप सभी जानते हैं। काकली इनमें से किसका पर्यायवाची है? कोयल का, चिड़िया का, कौवा का, मैना का। सभी बताइए। तो काकली जो जिसका पर्यायवाची है वह है कोयल का। काकली कोयल का पर्यायवाची है, ये आपको नोट कर लेना है। बाकी और भी पर्यायवाची, समानार्थी शब्द, एक वाक्य में शब्द, शब्द विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि हो गया, समास हो गया, अव्यय हो गया, कारक हो गया। बस इन्हीं से रिलेटेड आपके हिंदी ग्रामर में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी कहावतें भी आ जाते हैं कभी कभी। कौन सा शब्द जो है तद्भव है? गोमल, हरिद्रा, पर्यक, तीखा। तो तद्भव तत्सम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव की बात कर रहे हैं। देखिए, तद्भव ये शब्द कहलाते हैं जो आपके संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में आए हैं, और तत्सम वे कहलाते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली आपके हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे तद्भव शब्द की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तद्भव शब्द अर्थात जो संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में आया है वह आपका है तीखा, ठीक है। तीखा जो शब्द है ये हमारा क्या है? रूपांतरित शब्द है। तो ये बात करेंगे। बाकी गोमल, हदिया, पर्यक ये हमारे तद्भव नहीं है। तीखा हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्द में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव कहते हैं, और तीखा यहाँ पे तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोतदार का संधि विच्छेद क्या होगा? पोत धन दार, पोत धन उदार, पोत धन उदार या पोतः धन उदार। सभी कमेंट कीजिएगा। तो पोतदार का जो संधि विच्छेद होता है वह पोत धन दार होगा, ठीक है। ता में आपका हलंत लगा हुआ, ठीक है, मिलेगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 18वां प्रश्न है जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। दुस्तर में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, यण संधि होगी, आयादी संधि होगी। सभी बताइए, दुस्तर में कौन सी संधि होगी? तो सभी लोग जानते हैं कि दुहिधन स्तर की बात करेंगे, दुस्तर हो जाएगा। ये दुहिधंतर बराबर दुस्तर। सभी विच्छेद, इसका करेक्ट विच्छेद बताइए। दुस्तर का देखिए संधि नाम मैं बता देता हूँ, संधि आपकी विसर्ग संधि होगी, लेकिन दुस्तर का संधि विच्छेद आप लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। संधि विच्छेद सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, संधि समास तो बनना चाहिए, ठीक है। संधि समास, अव्यय, कारक, कारक चिन्ह हो गए, इनको पहचानना, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, समानार्थी, ठीक है। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य को छांटना है। अनेकों लोग वहाँ आए हुए थे, वहाँ अनेक लोग आए हुए थे, आए हुए थे वहाँ अनेक लोग, या वहाँ आए हुए थे अनेक लोग। शब्द एक, लेकिन शुद्ध हमारा छांटना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए, आप जानते हैं वहाँ अनेक लोग आए हुए थे, ये हमारी शुद्ध है। वहाँ अनेक लोग आए हुए थे, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है शुद्ध वाक्य दिया गया है। आपके अनुसार अगर लग रहा हो कि नहीं ये ऑप्शन होना चाहिए तो आप लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट बता सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी के कमेंट का, आप सभी शिक्षक बंधुओं के फीडबैक का सम्मान सर्वोपरि करते हैं, फीडबैक का स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वाक्य किसमें छांटना है? गुरु जी के चरणों में उसने सिर झुकाया, उसने सिर झुकाया गुरु जी के चरणों में, सिर झुकाया उसने गुरु जी के चरणों में, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। सेम पिछले जैसा ही आपका यह प्रश्न है ऑप्शन से। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 10 सेकंड के लिए आपको वो समय भी दे दिया जाता है, सभी लोग बताइए। जी हाँ, टिक टिक घड़ी बजती जा रही है, आपके कमेंट का इंतजार करती जा रही है। शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया। किसने झुकाया भैया? गुरु जी हैं, लेकिन उसने गुरु जी के चरणों में क्या झुकाया? सिर झुकाया। तो ये हमारा वाक्य शुद्ध दिया गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न दिया गया है कि दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अपूर्ण विराम, लोप सूचक, समानता सूचक या योजक चिन्ह। सभी कमेंट कीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है और बेहतरीन आपका फीडबैक भी मिलना है, बहुत ही आवश्यक है। तो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में विराम चिन्ह जब प्रयोग होता है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। दो समानार्थी शब्द, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आसपास, जब हम आसपास लिखते हैं पुनरुक्ति के बीच जो है जो चिन्ह प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? आसपास हो गया। जैसे हम करते हैं धीरे धीरे, फिर बीच में एक डैश कर देते हैं, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। धीरे धीरे, पास पास, ठीक है।
बार बार, कई बार जिक्र होता है कि बार बार उसने मुझे देखा या बार बार उसने मुझे या वह उसे देखता रहा। ठीक है, तो ये हमारा जो बीच में होता है, तो दो समानार्थी शब्दों के पुनरुक्ति बीच में जो है विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। बाकी अपूर्ण विराम सभी लोग जानते हैं, लोप सूचक, समानता सूचक, ये सारे बारे में आप लोग चर्चा अवश्य कर लीजिएगा और हो सके तो रिमाइंड एक बार जरूर कर लीजिएगा। और इसके पहले आपको पता होगा हिंदी ग्रामर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो वो ग्रामर वाली अगर क्लास देख लेंगे तो फिर आपके ग्रामर के पोर्शन के अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे कंसेप्ट वहाँ पे 50 प्रश्नों पर कलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, बाकी इन स्क्रीन पर हम वीडियो भी दे देंगे। हिंदी के प्रमुख महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी के प्रमुख महाकाव्य के रचयिता कौन है? सभी जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें। जी हाँ, जब भी पद्मावत कौन है? महाकाव्य है, और सभी लोग हिंदी के प्रमुख महाकाव्य जो पद्मावत है, इनके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है? भरतमुनि ने, दंडी ने, पंडित राज ने, भावभूत ने दी है। सभी कमेंट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न। जी हाँ, करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी है? अगर आपका जवाब भवभूति है, बिल्कुल सही। जी हाँ, करुण रस को यमराज की उपाधि भवभूत ने दी है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि कोयल का शुद्ध वर्तनी का विश्लेषण होगा। का धन, ओ धन, ला धन, आ, का धन, ओ या धन ला। ठीक है, पहला ऑप्शन को आप लोग क्लिक करेंगे, या सेकंड ऑप्शन का धन, ओ धन, आ धन, आ धन आ, या का धन, ओ धन, या धन, आ धन, ला धन, आ, या का धन, ओ धन, या धन, आ। ठीक है, सारे अगर आपको करेक्ट पता होगा तभी आप शुद्ध वर्तनी का विश्लेषण कर पाएंगे। तो कोयल का अगर शुद्ध वर्तनी का विश्लेषण देखें, जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है कोयल, तो आधा का फिर ओ होगा। ठीक है, क्या होगा सभी नोट कीजिएगा। आधा का, इसके बाद ओ, फिर इसके बाद या, इसके बाद आ, इसके बाद ला, फिर इसके बाद आएगा। ठीक है, तो का, ओ, या, आ, ला, आ, ये कोयल शब्द का शुद्ध विशेषण है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 5 प्रश्न और हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। कोश कोश, करोड़ करोड़, कर्ण कान, कर्म क्रम। सभी लोग बताइए। ऐसा युग्म जो समुच्चारित ना हो। समुच्चारित से आप सभी लोग परिचित होंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। तो कर्ण और कान यहाँ पर आपका समुच्चारित नहीं है। ठीक है, बाकी कोश कोश, करोड़ करोड़, कर्ण, ठीक है, तो आपका यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, सी ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में वाक्य में रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। ठीक है, और रेखांकित वाक्य में आपको बता देता हूँ क्या है, रंजित। रंजित में रेखांकित वाक्य है, सूर्योदय पूर्व से या सूर्योदय से पूर्व दिशा रंजित थी। तो रंजित का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सुशोभित, लालिमा युक्त, अलौकित या मंडित। सभी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रंजित जो शब्द है यह समानार्थी, यह रेखांकित है। रंजित शब्द का आपको समानार्थी बताना है, तो रंजित का समानार्थी क्या होता है? अलौकित होता है। तो सूर्य से पूर्व दिशा अलौकित थी, सूर्योदय से पूर्व दिशा रंजित थी अर्थात अलौकित थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खडारन शब्द का समास विग्रह है। छह हैं आनंद जिसके, छह हैं आनंद का समाहार, छह आनंद या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो खडानन शब्द का जो समास विग्रह होगा, छह हैं आनंद जिसके। जी हाँ, खडानन मतलब आनंद, सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, तो छह है आनंद जिसके, उसको खडानन कहा जाएगा। समास विग्रह क्या हो जाएगा? और इसका समास नाम सभी लोग बताइए। खडानन में जब भी समास के की बात की जाती है तो यहाँ पे जो खडानन शब्द का समास होगा वह हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास की बात करेंगे, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, खडानन शब्द में आपका छह है आनंद जिसके, इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न वाक्यों में से निश्चय वाक्य का चयन कीजिए। वहाँ कहाँ चला गया, कृपया दरवाज़ा खोलिए, मैंने सब काम कर लिया है, उसने या उसे एक तार दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे निश्चयवाचक वाक्य हमें चयन करना है। तो मैंने सब काम कर लिया है, मैंने सब काम कर लिया है, मैंने सारे प्रश्न को अटेंड कर लिया है, मैंने सारे प्रश्न का कमेंट कर दिया है, मैंने सारे प्रश्नों का फीडबैक कर लिया है, कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये निश्चय वाक्य, मैंने कर दिया है मतलब निश्चय है। अब बाकी आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया, वह कहाँ चला गया, तो कहाँ मतलब निश्चय नहीं है। कृपया दरवाज़ा खोलिए, ठीक है, अभी खुला नहीं है, वो निश्चय नहीं है अभी। उसे एक तार दिया जाए, अभी दिया जाए, अभी कोई दिया नहीं है, निश्चय नहीं है। लेकिन मैंने सब काम कर लिया है, यह निश्चय, उसने कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होता है, बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता, भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी करता है, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, या भाषा सीखने में बाधक होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना, बहुभाषिकता की बात करेंगे तो बहुभाषिकता जो होती है वह संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत होती है। तो यहाँ पर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस अभ्यास प्रश्न पत्र का 30वां प्रश्न है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए। एक अध्यापक अध्यापिका शिक्षिका कह रही है कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ। तो भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती है, बच्चों की कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती है, ये श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ ऐसे से तात्पर्य हो जाएगा कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने और सुनने की आज़ादी देती हूँ। एक अध्यापिका के लिए बहुभाषिकता यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वह बहुभाषिकता को महत्व देगी जब आप, ठीक है, कोई भी शिक्षक हो शिक्षिका हो अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की बच्चों को अगर आज़ादी होगी तो आप बहुभाषिकता को महत्व दे रहे हैं। तो ये रहे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले हमने आपके पेडागोजी के प्रश्न किए कि मनुष्य आज किन समस्याओं का शिकार हो रहा है, ठीक है, ये आपके नैतिक मूल, ठीक है, थोड़ी आपके जो पेडागोजी के प्रश्न किए थे वह ग्रेड 2 जैसे MP टेट वर्ग 2 में पूछे गए, उसी के अकॉर्डिंग किए गए थे, क्योंकि उसी से संबंधित आपके थोड़ा प्रश्न थोड़ा कठिन कम आएंगे लेकिन रिलेटेड उन्हीं से ही रहेंगे। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर आपके जल्द ही अगले अभ्यास प्रश्न पत्र, अगले प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर पर मिलते हैं जल्द ही। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।